सोनम वांगचुक जी को पुलिस ले गई। कम से कम हर घर पे एक झंडा लग जाता कि वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। पूरे भारत में पढ़े लिखे लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो देश बदलेगा कैसे? पढ़े लिखे लोग अपना परिवार चलाने आएंगे। आपसे लिखित निवेदन ना करें कि भैया आप आइए चुनाव लड़िए और हम आपको 10 करोड़ रुपया देंगे और हम सब कुछ संभालेंगे। खान साहब ने जाकर शुभंकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते हैं। आपको अपनी बात बड़ी दबंगई से रखनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जब तक लल्लन टॉप का शो चल रहा था, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही थी, बड़ी अजीब सी बात है। एक साहब मुझे डेली गाली देते थे सुबह में मेल पे, डेली बहुत भर भर के, बोरे में भर भर के गाली दे रहे थे कि आपने बंगाली को डिस्टर्ब करो। बीच बीच में थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी, पर घबराइएगा बिल्कुल ही मत घबराइएगा। हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सारा खेल जीवन में मन को समझने का है। सारा, अगर आपका मन आपके जीवन का डायरेक्टर है तो आप मजदूर बन जाएंगे, और अगर आपकी चेतना आपके जीवन की डायरेक्टर है तो आप भगवान तक बन सकते हैं। हिंदू धर्म में तो इसकी अनुमति है, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बैठे हो ना, आप एक काम करो, बैठे बैठे सिर्फ सोचो, विचार करो कि मेरा हाथ उठ रहा है, मेरा हाथ उठ रहा है। जब तक हाथ आप उठाओगे नहीं तब तक नहीं उठेगा। सोचने मात्र से आपका हाथ नहीं उठेगा। तो मन जो है वो शक्ति विहीन है। सोनम वांगचुक जी को पुलिस ले गई भोजन कराने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए। नमन है सोनम वांगचुक जी को, सत सत नमन है। इस देश के लिए खड़े हुए, इस देश के बच्चों के लिए खड़े हुए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आप नहीं आए। मेरे आने से, इसने लिखा है पढ़ाते कम हो बेवकूफ ज्यादा बनाते हो, तो तुमको कौन बुला रहा भाई? तुम बेवकूफ हो गए, तुम्हें कौन बनाएगा? कोई है मंदाकिनी जी शायद, उन्होंने लिखा है कि आप पढ़ाते कम हो, तो आप मत आया करो ना। आप क्यों बेवकूफ बनने आते हो? आप बेवकूफ, आपको कोई बना नहीं रहा, आप हो बेवकूफ। इस देश को कौन बेवकूफ बनाएगा? जो ठंडा मतलब कोका कोला कहता है, जो आई एम अ कॉम्प्लान बॉय कहता है, जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाता है, जहाँ इतने बड़े बड़े जाहिल है, उनको कौन बेवकूफ बनाएगा? डीओ लगाता है, उसके ऊपर परियां गिरती हैं। ये कंट्री ऑलरेडी, इसको कौन बेवकूफ बनाएगा? डीओ लगा के परियां गिरा रहा है, कॉम्प्लान पी के ताकत ला रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा के गोरा हो रहा है। उस देश को कौन बेवकूफ बना सकता जो स्वयं इतना जाहिल है? और अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मत आया करिए भाई। ऐसे लोग उसको ओशो को भी बोलते थे, सेक्स पे बातें करता है। उसकी सेक्स की बात सुन लिए होते तो नीले ड्रम में नहीं जाना पड़ता, न तुम्हें धक्का मारती कोई लड़की। बुद्ध को भगाई दी इस कंट्री से, गांधी को गाली देते ही हो। मन को तो बेहोशी पसंद है, बेहोशी। तो जितनी चीजें बेहोश करती हैं, मन उनके लिए कभी बहाना नहीं ढूंढता। लिख लीजिएगा, जिनको अपनी जिंदगी बदलनी है, जिनको भी राजा बनना है। अब ये बात है कि भाई खान साहब ने जाकर शुभंकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि हमारे सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि वो तो भाई राजा बनाते हैं। जिस देश में लोग सेल्फी लेने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, फोटो खींचने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भिखमंगों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई है, तो वहाँ कोई तो होगा ना जिसको उनको जगाना पड़ेगा कि भाई तुम भी राजा हो भाई। तो खान साहब ने कोई गलत बात थोड़ी कही, बहुत सही बात कही, उनको कहना चाहिए था ये बात। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, बड़ी अच्छी बात कही। बाकी थोड़ा गुस्से में थे और गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था, फिर से गलती कर गए। अपने जीवन में आक्रामकता रखना आवश्यक है। खान साहब ने जो शुभंकर मिश्रा को, शुभंकर जी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो ठीक है, अपने पक्ष तो हर आदमी को रखने का अधिकार है, बिल्कुल है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन जो बातें वो बोल गए उनको नहीं बोलना चाहिए। मतलब मैं तो फिर भी कहूंगा उनको नहीं बोलना चाहिए था। जिससे उन्होंने कहा कि जो लोग भी मुझे फैजल खान कहते हैं मैं उनका जीजा हूँ। अब ये बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते, जिन लोगों ने भाई उनका विरोध किया उनको वो गुस्सा हो जाते कि भाई ये ठीक नहीं था और मैं देख लूंगा सबको, दौड़ा के मारूंगा मैं। लेकिन ये शब्दावली उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी कि विपिनवा तो लौंडा नाच करता था। कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो आपको मनीषवा दोगला है, ये सब उन्हें नहीं कहना चाहिए था, ये सब नहीं कहना चाहिए। तो गलती कर गए। जिन्होंने भी उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी ना, वो उनका दुश्मन है। शुभंकर मिश्रा जी के एपिसोड में जिसने भी खान सर की स्क्रिप्ट लिखी थी वो खान सर का दुश्मन है। ये तो 500% तय हो चुका है। ये सब हमको ऐसे लोगों ने ट्रोल किया, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। ठीक है भाई, आप कह दिए यार, अच्छी बात है, आप कह दिए। आपको अपनी बात बड़ी दबंगई से रखनी चाहिए, वो एक अलग बात। अपनी बात में भारीपन लाना, अपनी दबंगई कायम रखना, वो अलग बात। गाली देना, फिर गलती कर गए, फिर खान साहब गलती कर गए, उनको नहीं करना चाहिए। इससे बचना चाहिए था उन्हें। जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिख रहा, मैं बात फिर से दोबारा कहूंगा कि जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिखा था कि ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, वो गलत कर गया, वो नहीं कहना चाहिए। सोनम वांगचुक जी ने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था। इस देश के युवाओं को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इस देश पे अब तो मैं सोचता हूँ ना कि सरदार भगत सिंह, राजेंद्र लहड़ी, ये सब लोग जब देखते होंगे ऊपर से, सोचते होंगे यार नाहक में आजाद करा दी, सब फिर बट गए, हिंदुस्तान का आदमी फिर बट गया। ऐसे ही बटे थे तब अंग्रेजों ने कब्जा किया था।
और नेताओं को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मैंने तो कह दिया भाई, इस देश की बर्बादी के पीछे इस देश की जनता की बेहोशी का हाथ है। नेता चुनना तुम्हारे हाथ में है। नेताओं को क्यों गाली दे रहे हो? ठेकेदार को नेता बनाओगे तो तुम्हारी सेवा करेगा, बाहुबली को नेता बनाओगे तुम्हारी सेवा करेगा, अपराधी को नेता बनाओगे तुम्हारी सेवा करेगा। फिर तो कहते तो लोग जो है, जब तक पढ़े थे लोग आगे नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे अपना घर चलाने के लिए। और तुम क्या करोगे? तुम तमाशा देखोगे। पढ़े लिखे लोग आएंगे अपना घर चलाने और तुम देखोगे तमाशा। कम से कम हर घर पे एक झंडा लग जाता कि वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। पूरे भारत में कोई जरूरत नहीं थी बाहर आने की, कोई जरूरत नहीं दंगा करने की, बवाल करने की। हर कॉकरोच अपने घर के छत पे एक झंडा लगा देता, वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। बस कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था। सरकार को दिखाई पड़ जाता कि अरे भाई, देश के तो हर घर में सोनम वांगचुक का झंडा लगा हुआ है। सरकार प्रेशर में जाती, खत्म हो जाती बात। तुम उतना भी नहीं कर पाए कि सरकार को लगे कि हाँ, भारत देश की सारी जनता सोनम वांगचुक के पक्ष में खड़ी है। तुम उतना भी नहीं कर पाए। पढ़े लिखे लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो देश बदलेगा कैसे? पढ़े लिखे लोग अपना परिवार चलाने आएंगे। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति में भारत में भाग नहीं लेना चाहिए। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को भारत की राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव में बोल रहा हूँ। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को भारत की राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए तब तक जब तक आपकी विधानसभा और आपकी लोकसभा में कम से कम 10,000 लोग आपसे लिखित निवेदन न करें कि भैया आप आइए चुनाव लड़िए और हम आपको 10 करोड़ रुपया देंगे और हम सब कुछ संभालेंगे। तब तक इस देश के किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। ये मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। ये गलती मत करिएगा, नहीं तो पीछे खड़े होकर मजा लेंगे सब। इस देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति तब चुनाव में भागीदारी करे जब आपके विधानसभा या लोकसभा के कम से कम 10,000 लोग आपके घर इकट्ठा हो, आपसे मिलने आए और 10 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा करे पूरे शहर में और आपसे कहें कि भैया आपको सिर्फ लड़ना है, ना आपको गाड़ी की व्यवस्था करनी, ना किसी को पेट्रोल देना, ना पूड़ी खिलाना, ना दारू पिलानी, कुछ नहीं करना। आपको भैया लड़ना है, भैया हमारे हितों के लिए लड़ना है। तब आप बाहर निकलिएगा। अगर आप भावुक हुए तो आप गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मत भाग लीजिए, आप लीजिए भाग, पर जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। आप लड़ेंगे किसी बाहुबली के सामने, चलिए बाहुबली नहीं मरवाया आपको, मान लिया छोड़ दिया, तो वो तो 100 करोड़ रुपया खर्चा कर देगा और यहाँ आपका पैसा लोग ले जाके उसका ऐड करेंगे। तो जागो मोहन प्यारे, जागो, अपने अधिकारों को समझो। चुनाव आ रहा है, टोलियां बनाइए, हर शहर में सिविल सोसाइटी बनाइए, हर विधानसभा में सिविल सोसाइटी बनाइए। अपने विधानसभा में एक अच्छे व्यक्ति का चयन करिए। पार्टी से कहिए कि इस व्यक्ति को टिकट दोगे तो जिताएंगे। पार्टी टिकट बेचेगी। भारत की डेमोक्रेसी में जो पार्टियां शासन कर रही होती हैं वो अपना टिकट बेचती हैं। 99% लोग अपने मन के उस पर जीते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ का नेचर आप समझ लो, डायरी में लिख लो। मन बेहोश है, नशा करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, सेक्स करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, पोर्न देखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, जुआ खेलने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। अबे तुमको पढ़ने के लिए ही मोटिवेशन चाहिए। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। इतने बड़े बकलोल हो। कयामत तक स्त्री का इंतजार, हालांकि उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, इस लाइनों का बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। आप कयामत तक इंतजार कर सकते हैं महबूबा का, 4 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते। आप महबूबा का कयामत तक इंतजार कर सकते हैं लेकिन आप 4 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो आप भीख मांगेंगे, आप भिखमंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही बनाते हैं, भिखमंगों के भी सूत्र बताते हैं। कौन है जिसके जीवन में रिस्क नहीं है? जीवन का मतलब रिस्क, जीवन का एक पर्यायवाची रिस्क भी होना चाहिए। जीवन का एक पर्याय रिस्क भी होना चाहिए। जीवन सिर्फ रिस्क है। 2-4 जगह खेलोगे पर रिस्क ध्यान में लेना है, किसी कहने पर नहीं लेना। कोई कहा पहाड़ से नीचे कूद जाओ, तुम्हें अपने कूदने के कौशल पे भरोसा है तो कूद जाओ। कोई कह दिया अरे छत्री के लड़के हो तो कूद जाओ, फलाने हो तो कूद जाओ, पठान के बच्चे हो तो कूद जाओगे, मर भी जाओगे। अपनी क्षमताओं का अवलोकन, जिंदगी साफ साफ एक रिस्क है। तभी तो इस जीवन में 80% लोग नौकरी करते हैं, उन्हें करना ही है, क्योंकि 80% लोग जीवन में कभी रिस्क नहीं ले सकते। भिखमंगे हैं, स्त्री को प्रेम कर रहे हैं, भिखमंगे हैं, आय का साधन ही नहीं है, प्रेम कर रहे हैं। सोचो कितना जाहिल आदमी होगा। भगवान कौन? जो दाता है, जो देना जानता है। और तुम भगवान से अगर ये भी नहीं सीख पाए कि दुनिया देने वालों को भगवान मानती, तो देने की क्षमता पैदा हो जाए, इसके लिए शक्ति लानी पड़ेगी। कोई सम्मान की भीख मांग रहा है, कोई प्रेम की भीख मांग रहा है, कोई रिश्तों की भीख मांग रहा है। पैसे वाले तो जो पैसा मांग रहे हो तो भिखमंगे है ही है, लेकिन सिर्फ पैसा मांगने वाले भिखमंगे नहीं है। जो सम्मान की भीख मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो प्रेम की भीख मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो रिश्ते की भीख मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। बड़ा प्यारा शब्द है भारत में। दर्शक तो पाखंड पे कुछ बोल दो तो पाखंडियों ने ग्रुप बना रखा है तुरंत। बाप रे बाप, पिछले 1.5 साल से गीता पढ़ा रहा हूँ, कहते अवध ओझा सनातन विरोधी है। अबे भाई, मैं पाखंड विरोधी हूँ। धर्म बुरा नहीं है और कोई भी धर्म बुरा नहीं। मैंने अभी सोनू शर्मा जी के शो में कहा कि मुसलमान आज परेशान है। किसी जमाने में मुसलमान महाशक्ति था दुनिया में। क्या इस्लाम में दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, इस्लाम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मुसलमानों में। अगर आप सूत्रों को नहीं समझोगे ना
जैसे यज्ञ, उनको लगा कि यज्ञ वेदी बनाओ फिर उसमें यज्ञ करो, वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इस एक शब्द यज्ञ को देखो कैसे, तो अब हिंदू धर्म में प्रॉब्लम है नहीं, हिंदुओं में प्रॉब्लम है। देखो हिंदू भटक गए, ऐसे मुसलमान भटक गया। तो न प्रॉब्लम इस्लाम में है, न समस्या हिंदू में है, समस्या किस में है? न समस्या हिंदुइज्म में है, समस्या किस में है? हिंदू और मुसलमान अपने धर्म ग्रंथों के जो मूल तत्व थे वो भूल गए। और उसकी वजह क्या है? तत्व स्थित महापुरुष सब नहीं बता पाएंगे। किसी न किसी मुसलमान को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा, मैं तो देखता हूँ बड़े सारे पढ़े लिखे मुसलमान है, बेचारे डरते हैं कि कहीं कुछ बोल दें तो। लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों की बड़ी नकल की, बड़ी नकल। हिंदुओं ने मुसलमानों की बड़ी नकल की। हिंदू सिख की नकल तो नहीं कर पाए, और यहूदियों की नकल तो नहीं कर पाए, जैनियों की नकल तो नहीं कर पाए, मुसलमानों की नकल किए हिंदू। अरे मुसलमानों में 3 शादी होती है, उसके बारे में तो नहीं बोलते हो कुछ। मुसलमानों में हलाला होता है, उसके बारे में तो नहीं बोलते हो कुछ। मगर किसी हिंदू को तुम बोल दो कि उदारवादी बातें बोल दो, लिबरल बातें, तुरंत आ जाएगा मुसलमान पे। जैनियों पे भी आ जाओ, कभी जैन लोगों का उदाहरण दो, सब अरबपति जैन है। कभी सिखों का उदाहरण दो, सब अरबपति हैं। कभी यहूदियों का भी उदाहरण दो। हिंदुस्तान के हिंदुओं का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वो मुसलमानों के पीछे पड़ गए। तो जैसे मुसलमान थे वैसे हो